Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rashid sir, your math teacher, and today we are going to start new chapter whose name is probability. This is chapter number 16 and we will go according to revised syllabus. So let's start. इसका हिंदी में नाम है प्रायिकता और वैसे नाम बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये चैप्टर आपका फ्रॉम 6 क्लास से आपका पीछा कर रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा ये चैप्टर हर क्लास में आता है। इवन ये अपकमिंग क्लास 12th में भी आपको मिलेगा और अगर आपने यहाँ पे इसको अच्छे ढंग से नहीं समझा तो 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम देखते हैं 11th में नया क्या है एक्चुअल में। तो प्रोबेबिलिटी का आपका 10th क्लास का जो फॉर्मूला था वो वैसे ही है एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। जिसमें था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि पक्ष में कुल परिणामों की संख्या को हम भाग देते थे किससे, कुल परिणामों की संख्या से। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट बस सिंपल सी लैंग्वेज में बताएं तो बस ऐसे है कि कोई एक्सपेरिमेंट जिसका आपको रिजल्ट पहले से नहीं पता। ठीक है ना, इसमें आपको बस दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो इसमें एक से अधिक संभावित परिणाम हो, यानी कि रिजल्ट जो है इसके वो मोर देन वन हो। और दूसरा इसमें है कि परीक्षण के पूर्व होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो, यानी कि जब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उसका रिजल्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो जैसे कि कॉइन है, कॉइन के आपके पता है रिजल्ट होते हैं हेड और टेल, यानी कि मोर देन वन हो गया। सेकंड थिंग कि जब तक कॉइन गिर नहीं जाता फ्लोर पे उससे पहले आप नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका आपको रिजल्ट पहले नहीं पता। आप एक आइडिया लगाते हो बट आप कंफर्म नहीं हो सकते कि यही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि, यानी आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। तो आपको ध्यान होगा 10th क्लास में जैसे डाइस के क्वेश्चन होते थे तो उसमें क्या क्या नंबर आ सकते थे, वन आ सकता था, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारे नंबर आ सकते थे। तो अगर हम इन सभी का एक सेट बना दें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बना रखा है इसने 1 2 3 4 5 6, तो ये जो सेट है इसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। और जैसे कॉइन फेंका तो कॉइन का सेट क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक सेट बनेगा जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, हेड और टेल। अगर दो कॉइन्स आप फेंकते हो या एक कॉइन को टू टाइम्स आप थ्रो करते हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितने भी उसके इवेंट्स हैं या आउटकम्स हैं उनका एक सेट जो बनाओगे वो होता है सैंपल स्पेस। बाकी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होएगा क्योंकि 16.1 टोटली सैंपल स्पेस के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये कह रहा है कि इसको इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि मीडियम की कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। टू कॉइन्स यानी दो सिक्के हैं। जब ये टू कॉइन्स बोलते तो आप ये मत समझना कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। वो ऐसा मत सोचने लेना कि दोनों एक जैसे हैं, वो दोनों अलग अलग होंगे। आप माइंड में ये कंसिडर करना कि एक 1 रुपीज़ का और एक 2 रुपीज़ का कॉइन है, मतलब कि आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि दोनों के दोनों 1 रुपीज़ के कॉइन है। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये जो ब्रैकेट में लाइन आपको रिटर्न है ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि एग्जाम में आपको मिल जाएगी। ये समझाने के लिए इसने एक बार बोल दिया कि अगर टू कॉइन्स हो या थ्री कॉइन्स हो तो आपको कॉइन्स को माइंड में आइडेंटिकल नहीं सोचना। ये कॉइन्स इसने टॉस करा दिए। ओके, तो एक बार टॉस कराए हैं, फाइंड अ सैम्पल स्पेस। तो इसका तो मैंने अभी डिस्कस किया ही था
इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें हो सकता है कि दोनों के दोनों हेड आ जाए, हो सकता है कि 1 रुपीज़ का कॉइन हेड आ जाए और 2 रुपीज़ का कॉइन टेल आ जाए, ये भी हो सकता है कि 1 रुपीज़ का कॉइन टेल आ जाए, 2 रुपीज़ का कॉइन हेड आ जाए, और लास्ट चांस ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। बस आपको इतना ही सोचना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद है फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अब क्योंकि डाइस के ऊपर क्वेश्चन है, तो डाइस का पेयर है यहाँ पे, यानी दो डाइस हैं, तो वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। तो इसने समझाने के लिए बोला एक ब्लू है एक रेड है, बट एक्सपेक्टेशन मत करना कि एग्जाम में ही रिटर्न होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको सोचना पड़ेगा। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। तो नंबर पूछे उसने, हालांकि इसने बना दिया है यहाँ पे सैंपल स्पेस, जिसमें हो सकता है दोनों के दोनों डाइस वन शो करें, ठीक है ना। हो सकता है फर्स्ट पे गिनने के बाद ब्लू वन आ जाए और रेड टू आ जाए, ये भी हो सकता है ब्लू वन आ जाए रेड थ्री आ जाए। तो इस टाइप से जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारे के सारे क्या बनेंगे, हमारे एलिमेंट्स बनेंगे किसके, सैंपल स्पेस के। अब यहाँ पे काउंट करने कितने हैं, तो ये टोटल 36 है। ओके, तो इसने यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया 6 into 6। जैसे दो कॉइन्स थे तो 2 into 2 4 उसके आउटकम्स हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पे 2 डाइस है तो 6 into 6, यानी फर्स्ट डाई के आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल, और सेकंड डाइस के भी आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6 into 6 36 हो जाएगा। अगर मान लो एक डाइस हो और एक कॉइन हो, तो 6 into 2 करोगे आप, यानी कि उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 12 होंगे। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स स्पेसिफाई appropriate sample space. A boy has a 1 rupees coin, a 2 rupees coin, and 5 rupees coin in his pocket. He takes out two coins out of his pocket, one after the other. ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि उसने टू कॉइन्स निकालने। ओके, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे अ, आपको कुछ लेट करना पड़ेगा इसमें, सिंबल्स। सिंबल कैसे लेट करोगे, मान लो 1 रुपीज कॉइन है तो वन के लिए आप ले लो ओ, 2 रुपीज के लिए आप ले लो टी, और 5 रुपीज के लिए ले लो 5 एफ। आपको ध्यान रहेगा कि ओ फॉर 1, टी फॉर 2 और एफ फॉर 5। तो कितने कॉइन्स निकालने बाहर, उसको 2 निकालने। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि वो 2 कॉइन्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ओ टी बाहर आ जाए, हो सकता है टी एफ बाहर आ जाए, हो सकता या हो सकता है वो ओ एफ हो। ओके, तो इसके अलावा अ, हो सकता है कि पहला कॉइन टी आ जाए और उसके साथ दूसरा कॉइन ओ आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला कॉइन एफ आ जाए और दूसरा कॉइन टी आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला कॉइन आपके पास फर्स्ट कॉइन एफ हो एंड सेकंड कॉइन ओ हो। बस इतनी पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास आउटकम्स सैम्पल स्पेस बन जाएगा इसका, अगर हम इसका सेट बनाते हैं तो इसमें देख लेते हैं, ये सैंपल स्पेस बना रखा है। हमने सिंबल कुछ और लिए हैं, इसने कुछ और लिए हैं। एक्चुअली मैं जो सिंबल लेता हूँ वो अ, ऐसा लेता हूँ जो आपके वर्ड से मैच कर जाए। आप भी ऐसे ही लेना ताकि एग्जाम में वो कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें एक आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो होता है एन पी आर। ये अपने 7 चैप्टर में देखेंगे कि एन पी आर होता क्या है, बट मैं आपको थोड़ा लाइटली बता देता हूँ। एन होता है अवेलेबल,
आर होता है टू चूज। ओके, यानी कि अवेलेबल यानी कि उपलब्ध कितने हैं वो एन होता है, और लेने कितने हैं वो आर होता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, अवेलेबल कितने हैं कॉइन हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 3, और चूज कितने करने हैं या निकालने कितने पॉकेट से वो है आर, और वो है 2। ओके, तो ये बन जाएगा 3p2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करने का तरीका 7 चैप्टर में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पे मैं आपको इतना बताता हूँ कि इसका सॉल्व करने का तरीका होएगा कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि 3 है ना, उसको आप लेस करोगे 1 टाइम, यानी 3 में 1 लेस किया तो 2 आ जाएगा, वो इसे इंटू करा देना, और 2 में 1 लेस करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, डिवाइड में आपको ये जो 2 दिख रहा है इसको भी आप 1 लेस कराते जाओगे। ओके, सॉरी, ये जो 3 है ना, आपको लेस करते जाना है, उतनी बार लेस करना है जितना नंबर यहाँ पे लिखा है। जैसे 2 लिखा तो 2 बार ही लेस करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। एक एग्जांपल और समझते हैं इसका। जैसे मान लो 7p4 निकालना है आपको, तो आप 7 को लेस करते चले जाओ, लेकिन कितनी बार लेस करना है, जितना नीचे रिटर्न है बेस में 4 टाइम, यानी कि 7 में 1 लेस किया 6, 6 में 1 लेस किया 5, और 5 में 1 लेस किया 4। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 10p3 है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 10 को 3 बार लेस करना है, 10, 9 एंड 8। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने पड़ जाए सैंपल स्पेस में। ये सैंपल स्पेस नहीं बनाएगा, बट ये इतना बता देगा कि कितने एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला आपका NPR, P फॉर परमुटेशन, हिंदी में से कहते हैं क्रमचय। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉरी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक्सीडेंट कितने हो सकते हैं हाईवे में, तो ये तो कोई फिक्स नहीं है। एक्सीडेंट हो सकता है ना हो पूरे ईयर में, हो सकता है कि 1 एक्सीडेंट हो पूरे ईयर में, हो सकता है 2 और 3 और 4 हो। तो ऐसे ही हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें मेन चीज़ है नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट के लिए आपको बस ये अब लिखना है कि एक्सीडेंट 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डैश डैश डैश। तो ये बन जाएगा सैंपल स्पेस। ओके, तो लिखना कैसे ही आपकी बुक में रिटर्न है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शो हेड we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. If it shows tail, we throw a die. Describe the sample space of this experiment. यह कहना चाहते हैं कि कॉइन थी, अगर वो उसमें हेड आता है तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम एक बॉल निकालेंगे एक बॉक्स में से, जिसमें ऑलरेडी 3 बॉल्स और 4 वाइट बॉल्स हैं, और अगर वो टेल शो कर देता है तो हम डाइस को थ्रो कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको डायग्राम बना के बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्या है, हमने स्टार्टिंग की थी कॉइन से। कॉइन में क्या हो सकता है हेड आ जाए और हो सकता है टेल आ जाए। उसने क्या है, अगर हेड आता है तो इसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट करना है। एक बॉक्स में क्या है, बॉल्स पड़ी हैं। कौन कौन सी बॉल्स हैं वो देख लेते हैं।
3 ब्लू एंड 4 वाइट, 3 ब्लू एंड 4 वाइट रिटर्न है यहाँ पे। थ्री ब्लू है और 4 वाइट है। ओके, और अगर टेल आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइस फेंक रहे हैं। और डाइस में आपको पता है क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अच्छा, इस बॉक्स में कौन कौन सी बॉल बाहर निकल सकती है, क्योंकि हम कितनी बॉल निकाल रहे हैं, 1 बॉल निकाल रहे हैं एट ए टाइम। तो हो सकता है B1 यानी कि फर्स्ट ब्लू बॉल आ जाए, हो सकता है सेकंड ब्लू बॉल आ जाए, ये भी हो सकता है कि थर्ड ब्लू बॉल आ जाए, ये भी हो सकता है कि वो पहली वाइट बॉल आ जाए। इसी तरीके से दूसरी वाइट बॉल भी आ सकती है, तीसरी वाइट बॉल भी आ सकती है और चौथी वाइट बॉल भी आ सकती है। ओके, तो ये पूरी स्टोरी है। अब आप इसको लिखोगे कैसे? इस लिखने का तरीका होता है कि आप जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग में क्या था और एंड में क्या था। इस B1 से पहले क्या है, H है, तो आप लिखोगे HB1। फिर इस B2 से पहले क्या है, H है, तो यहाँ पे लिखोगे HB2। ओके, तो इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा, HW4। अब आते हैं डाइस पे। डाइस में क्या है, इस 1 से पहले क्या है, T है, तो इसको लिखोगे T1। फिर T2, फिर इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा, T6। तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस repeatedly until a head comes up. डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। ओके, तो ये कह रहा है सैंपल स्पेस बनाओ और कॉइन को तब तक फेंकना जब तक हेड ना आ जाए। देखो, किस्मत अगर बहुत अच्छी है तो हो सकता है पहली बारी में हेड आ जाए, किस्मत थोड़ी सी खराब हो सकता है पहला टेल आ जाए फिर हेड आए, किस्मत और ज़्यादा खराब हो तो सकता है दो फर्स्ट 2 टेल आए फिर हेड आए। इसी तरीके से आपको सोचते जाना है और ये चलता जाएगा इस सीक्वेंस में। मतलब कि यहाँ पे किस्मत ज़्यादा ख़राब है फिर जाके हेड आया, तो आगे डैश डैश आपको करके शो करके सैंपल स्पेस बनाना है। ओके, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट, बट उससे पहले बेसिक देखते हैं 16.2 का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है घटना, इवेंट। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस के अंदर जो आप एलिमेंट्स बनाते हो उन्हीं को कहते हैं इवेंट्स। बट इवेंट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तरीके से होता है ग्रुप ऑफ आउटकम।
ये बेटर एक्सप्लेनेशन है कि जो आउटकम्स आ रहे हैं यहाँ पे 4 आउटकम है। अगर उनका कोई ग्रुप हो जिसमें मान लो ये 3 हो या 2 हो तो वो होता है इवेंट। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ओनली 2 हैड, अभी जो सेंटेंस है सेंटेंस है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप सेट बनाते हो इवेंट का, ई फॉर इवेंट, तो आपको बस यहाँ पे ये चेक करना है कि 2 हेड कहाँ पर है, इसी में है और तो किसी में नहीं है। तो इसमें पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो क्या है, हेड हेड। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट लीस्ट 2 हेड या 2 टेल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम, सॉरी, कम से कम 2 टेल तो होने चाहिए। ओके, तो इस एटलीस्ट वर्ड को आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो तो मैं इसका सिंपल तरीका बता देता हूँ। एटलीस्ट की जगह आप लिख दिया करो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यानी कि 2 टेल के इक्वल भी देखने हैं और 2 टेल से ग्रेटर भी देखने हैं। अब इसका जो सेट बनेगा इवेंट का, उसमें देखते हैं कि यहाँ देख लेते हैं अ, क्या सबसे पहले इक्वल 2 टेल देखते हैं। 2 टेल के इक्वल यहाँ पे कोई है? हाँ जी है, ये वाला। इसमें 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल आ जाएगा। अब हम देखेंगे 2 टेल से ग्रेटर, तो 2 टेल से ग्रेटर तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम 2 टेल ही यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा इवेंट। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जरूरी नहीं कि इवेंट में एक ही एलिमेंट आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 1 टेल होता तो फिर यहाँ पे एच टी टी एच और टी टी बनता। तो ये होता है इवेंट। इवेंट को आप ध्यान रखोगे ग्रुप ऑफ आउटकम। ये इसने अलग अलग इवेंट बनाए हैं, बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा क्लियर होएगा। अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, तो ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 10th क्लास में जो आपको फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, उसमें जो न्यूमरेटर में लिखा होता था ना कि फेवरेबल आउटकम, तो उसी को कहते हैं अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी घटना घटित होना। यानी कि प्रायिकता के सूत्र में जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती थी, यानी कि पक्ष में परिणामों की संख्या, तो उसे कहते थे हम, उसे यहाँ नाम दिया है अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। तो इसके टाइप देख लेते हैं फटाफट। एक तो है इम्पॉसिबल या श्योर इवेंट, सॉरी इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। नाम से पता चल रहा है कोई इवेंट अगर हो ही नहीं सकता तो उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे डाइस में मैं कहता हूँ कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो इम्पॉसिबल है, 7 नहीं आ सकता। श्योर इवेंट में जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि डाइस में 7 से लेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑब्वियसली 7 से लेस 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 भी होता है। यानी कि सारे के सारे हो गए, यानी कि श्योर इवेंट हो गया ये। इसके बाद सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखो कि सब में वन वन आउटकम है, एच एच का 1,
एच टी, टी एच और टी टी। मान लो डाइस फेंकते हैं, डाइस में क्या क्या हो सकता था, वन आ सकता था। अगर वन का एक सेट बना दो तो ये सिंपल इवेंट होएगा, टू का एक सेट बना दो तो ये सिंपल इवेंट होएगा। ओके, जिसमें सिर्फ वन आउटकम हो। अब आप ये यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ पे एच और टी दो दो आउटकम है। एच टी कंबाइंड वे से एक ही आउटकम है, क्योंकि यहाँ पे कॉइन का पेयर टॉस किया है। ओके, कंपाउंड इवेंट नाम से पता चला है कि जिसमें एक से अधिक यानी कि मोर देन वन आउटकम हो। फिर है एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। तो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट वैसे ही जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर में सेट्स था, जिसमें आपके पास यहाँ पे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, आपने 10th क्लास में देखा होगा कि कोई इवेंट है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए डैश, या इसको कहते हैं नोट ए। ओके, तो इसको ए नहीं भी बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ए के ऊपर बार लिखा होता है, इसका मतलब भी नोट ए होता है। ओके, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सेट बनाना है तो आपको एस में से ए माइनस करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 3 कॉइन्स को टॉस कराया तो ये आउटकम आ सकते हैं। और ए यहाँ पे कोई सेट है जिसमें एस टी एच, एच एस टी और टी एच एच है। आपको ए डैश बनाना है तो आप क्या करोगे, एस में से ए माइनस कर दोगे, यानी कि एच टी एस से एच टी एस कैंसिल हो जाएगा, एच एस टी और एच एस टी कैंसिल हो जाएंगे, टी एच एच और टी एच एच कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो बच गया वो ए डैश बनेगा। नेक्स्ट है इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या वर्ड आ जाए हिंदी का या इंग्लिश का आ जाए और, तो उससे एसोसिएटेड जो ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन। अगर आपको हिंदी का और वर्ड दिख जाए या इंग्लिश का एंड दिख जाए, तो इससे जो रिलेटेड ऑपरेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको बेसिकली यहाँ पे। इसके बाद है घटना ए किंतु बी नहीं, इवेंट ए बट नॉट बी। तो इसको हम कहते हैं ए माइनस बी सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि ए के एलिमेंट्स तो आते हैं बट वो नहीं आएंगे जो बी में है, जिसको कहते हैं ए बट नॉट बी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। ये चीज़ कैसे आएगी मैं आपको समझाता हूँ, ये बनेगा डायग्राम से। मान लो हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर मैं कहूँ कि ए माइनस बी निकालना है आपको, तो इसमें आप कौन सा एरिया शेड करोगे, ये वाला ही करोगे, क्योंकि ये किसको डिनोट करता है, ए माइनस बी को। दोबारा सोचें इस चीज़ को, तो यहाँ पे एक सेट ए है और यहाँ पे एक अनदर सेट बी है। अगर क्वेश्चन रेज होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले बी डैश निकालेंगे हम। बी डैश कैसे निकलेगा, मान लो यूनिवर्सल है रेक्टेंगल शेप में, तो बी डैश निकालने के लिए आपको बी को छोड़ के सारा एरिया क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा।
ये गलत हो गया थोड़ा। फिर ए को शेड करना है आपको, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये ए हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि जिसमें ब्लू कलर भी हो और ग्रीन भी हो, वो देख लेते हैं कौन सा है। तो ध्यान से देखो, ये एरिया है जिसमें दोनों कलर आपको मिल रहे हैं। अब और केयरफुली वॉच करोगे इसको, तो ये रिजल्ट और रिजल्ट सेम ही तो है। इसमें भी वही एरिया शेड हो रहा है और इसमें भी सेम एरिया शेड हो रहा है। तो ए माइनस बी जो होता है वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। Now let's see some example of 16.2. uh, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि आपने 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा था वो क्या था। वो था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होता है वो होता है सैंपल स्पेस, और इसके साथ आप लगाओगे एन। तो एन क्या शो करता है, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होता है वो होता है सेट किसका, ई का, ई फॉर इवेंट। और हम इसके भी क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप 11th क्लास में यूज करोगे, छोटा सा, जिसका मतलब वही है जो 10th क्लास में था। और ये जो एन एस है ये अपनों ने 16.1 में देखा था। अब हम एन ई के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जो कि 16.2 है टोटल। और लास्ट 16.3 में हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। तो फिलहाल ये हम कर चुके हैं और ये करते हैं। अभी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, प्रोबेबिलिटी 16.3 में हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि डिनोमीटर कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर कैसे बनाते हैं। तो डिनोमीटर 16.1 था, अब न्यूमरेटर 16.2 देखते हैं। एग्जाम्पल 6, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट ए बी द इवेंट। अभी जो ए है ये इवेंट है और ये क्या शो कर रहा है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। और एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाई। तो देखो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो। डाई आप रोल करो तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। ए जो है वो कह रहा है कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5। इसके बाद है बी, बी हमारे पास इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 3 5। तो बी हमारे पास बन गया 1 3 5। इसके बाद इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन किए उसने। पहला है ए और बी, और का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था यूनियन। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मीन्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट
बट रिपीट नहीं करना। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 रिपीट हो रहा है, एक बार ही लिखना है, और 5, ये बन जाएगा 1 2 3 5। इसके बाद एंड के लिए मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 3 5 आ जाएगा। ए बट नॉट बी, यानी कि ए में से बी माइनस करना है, तो बी कौन कौन सा एलिमेंट कैंसिल कर देगा? 3 5 एलिमेंट 3 5 से कैंसिल हो जाएंगे, और रिटर्न आपको सिर्फ एक ही करने हैं, जो आगे होता है सेट उसी के एलिमेंट राइट करने होते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो आपको 2 लिखना है। इसके बाद है नोट ए। नोट ए कैसे निकालते हैं? एस में से ए माइनस करके। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होएगा, और 5 कैंसिल हो जाएगा बाय दिस। बचा क्या? 1 4 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 4 6। ओके, तो परस्पर अपवर्ती घटना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे दो सेट हैं ए और बी जिनका इंटरसेक्शन क्या हो? 5 हो, तो वी कैन से दैट कि ए और बी जो है वो परस्पर अपवर्ती हैं, यानी कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले नेक्स्ट देख लेते हैं निशेषी घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि अगर कोई आपके पास बहुत सारे इवेंट हैं, जैसे यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस है एस, और इसमें क्या है कि 3 आपको इवेंट्स दे रखे हैं ए बी सी। ए दे रखा आपको 4 से छोटी संख्या है, यानी कि नंबर लेस देन 4, तो उसमें क्या क्या आएगा? 1 2 3 आ जाएगा। इसके बाद है बी, 2 से बड़ी किंतु 5 से छोटी संख्या, तो बी में हमारे पास एलिमेंट आ गए 3 एंड 4। इसके बाद है सी, 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? 5 एंड 6। अगर आप ए का, बी का और सी का यूनियन ले लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे यूनियन ले लिया, यूनियन लेने के बाद अगर आपका आंसर वापस से एस आ जाता है, तो इसे कहते हैं कि ये जो ए बी सी है ये क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, यानी कि निशेषी घटनाएं हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। Two dice are thrown and the sum of the number which comes up on the dice is noted. Let us consider the following events associated with the experiment. A, sum is even, sum is multiple of 3, sum is less than 4, and sum is greater than 11. Which which pairs of these events are mutually exclusive? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीन्स क्या होता है कि इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी होगा, यानी कि 5। अब आपको बस ये देखना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, बी और सी का इंटरसेक्शन 5 है, सी और डी का 5 है। किसका इंटरसेक्शन 5 है? जिसका 5 है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो उससे पहले आपको सैम्पल स्पेस बनाना है। सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा? जब आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ लोगे। 2 डाइस है तो 2 डाइस का सैम्पल स्पेस आपको पता है 36 एलिमेंट होते हैं, जिसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे साइमल्टेनियसली क्या लास्ट में आ जाएगा 6 6। अब ए इवेंट क्या है? सम इज इवन। तो इवन कैसे हो सकता है? अगर दोनों 1 1 हो, अगर इनका सम देखे तो इवन आ रहा है। 1 और 3 का सम भी इवन होता है, 1 और 5 का सम भी इवन होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एलिमेंट्स राइट कर लिए। इसके बाद है सम इज मल्टीपल ऑफ
3। तो आपको पता है 1 और 2 का जो सम करेंगे तो 3 का मल्टीपल होएगा, 2 और 1 का सम 3 का मल्टीपल होगा, 1 और 5 का सम 6 होता है जो कि 3 का मल्टीपल होता है। इस टाइप से ये सेट बना दिया। इसके बाद सी है सम इज लेस देन 4। तो लेस देन 4 है तो 1 और 1 2 होते हैं, लेस देन 4 है। 2 और 1 3 होते हैं, 1 और 2 भी 3 होते हैं, दोनों लेस देन 1 है। और डी जो सेट है वो क्या है, सम इज ग्रेटर देन 11। तो 11 के फेवर से ग्रेटर क्या होता है, 12 होता है। और 12 के फेवर में क्या है, 6 + 6, क्योंकि 12 कैसे बनेगा, 6 + 6 से, और इससे बड़ा कुछ नहीं बन सकता। अब आप यहाँ पे देख लो कि कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि परस्पर अपवर्जी है, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन 5 है। तो क्वेश्चन में ए और सी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, ए और डी का 5 नहीं है, कोई ना कोई कॉमन है इनमें। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो सिर्फ सी और डी है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि सी के एलिमेंट्स डी के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे। बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि 6 6 यहाँ है तो 6 6 यहाँ पे भी है, 6 6 यहाँ पे भी है। तो सबकी मिक्सिंग कहीं ना कहीं हो रही है, सब में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। बट सी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स कॉइन्स टॉस करेंगे तो ये सैंपल स्पेस बनता है। एच एच एच, एच एस टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। कुछ स्टूडेंट का इशू रहता है कि बनता कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है ये। आप सबसे पहले क्या करो, एच एच राइट कर लो, फिर इसमें एक आप टी मेंशन कर दो। अब ये टी है ना, बीच में ले आओ। अब ये टी सबसे पहले ले आओ। अब इन सब के उल्टे लिख दो। बस दैट्स इट, इतना ही है। तो ये तरीका होता है 3 कॉइन्स का बनाने का। इसके बाद है इवेंट्स। सबसे पहले नो हेड अपीयर। सब में कहीं ना कहीं हेड है एक्सेप्ट दिस, इसमें हेड कहीं नहीं है, तो ए में क्या आएगा, टी टी टी। बी है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर। सिर्फ 1 हेड, 1 हेड किसमें है, 1 हेड यहाँ से देख लेते हैं। इन तीनों में 1 हेड था। ओके, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी में। इसके बाद है सी एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हेड, यानी 2 हेड के इक्वल देखो पहले तो। 2 हेड के इक्वल कौन कौन है, ये है 2 हेड, ये है 2 हेड, यहाँ पे भी 2 हेड है। और 2 हेड से ग्रेटर देखो अब कहाँ कहाँ पे है, 2 हेड से ग्रेटर इधर ही है बस। तो ये बन गया सी। ओके, तो अब आपको बताना है कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी आपको बताने हैं। तो एग्जॉस्टिव में मैंने बताया था कि ए बी सी का अगर आप यूनियन ले लेते हो तो वो एस के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ए बी सी का जब यूनियन लिया है तो वापस से इस पूरा का पूरा सेट क्या बन गया, सैंपल स्पेस एस बन गया। तो वी कैन से दैट कि ए बी आर सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये जितने भी आपके पास इवेंट बने ए बी सी, इसमें क्या है कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, और ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स ए बी, बी सी और सी ए आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो ये सब के सब क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं। एक्सरसाइज में होमवर्क के लिए दूंगा आपको। अब स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेट अप्रोच ऑफ टू प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की अभिगत दृष्टिकोण, एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है,
ये आपको नहीं करना। फिर भी जैसे आपको ध्यान होगा, एक्सियम जो थी 9th क्लास में हमने की थी यूक्लिड की एक्सियम, वैसे ही कुछ एक्सियम है जो आपको माननी पड़ेगी। वो होती क्यों है उसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ये आपको मानना पड़ेगा। वो क्या क्या मैं आपको यहाँ पे बताया। तो एक तो है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका आंसर 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरा है कि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, यानी कि एस की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1 ही आएगा, क्योंकि एस में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तीसरा है ई एंड एफ, परस्पर अगर अपवर्जी घटनाएं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमेशा दोनों का यूनियन है ना, वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि 16.3 में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे। तो कमाल का चैप्टर है, अब जाके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई है। इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एन ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे वापस से वैलिड है, और एन की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी। इसका मतलब होता है, आपको मैंने बता रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी का मीन्स होता है, इंग्लिश में इसका मीन्स होता है ए एंड बी, और हिंदी में इसका मतलब होता है ए और बी। और ए यूनियन बी का मीन्स भी आपको बताया था मैंने, इंग्लिश में इसका मीन्स होता है ए और बी, और हिंदी में इसका मतलब होता है ए या बी। बाकी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्पल 9। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ कि पी ई का जो नया फॉर्मूला है 11th क्लास का, वो होता है एन ई ओवर एन एस। एस कैसे निकालते हैं वो 16.1 में आपको बता रखा है, ई कैसे निकालते हैं वो 16.2 में आपको बता रखा है। अब आपको पीई निकालना है, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देते हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस पर्टिकुलर इवेंट की। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली क्या होते हैं, जैसे मान लो अपने एक डाइस फेंकते हैं और उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, P2, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होएगा 1/6। अगर मैं कहता हूँ कि 2 की छोड़ो 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 1/6। यानी कि अगर ऐसे आउटकम जिसमें एवरी आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम हो या इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। हिंदी में से कहते हैं सम संभाव्य परिणाम। और यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। अगर आप इस 6 को मल्टीप्लाई कराए तो किसी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी से, तो आपका आंसर 1 आएगा। तो ये भी यहाँ पे इसने बोला है कि एन और पी का जो मल्टीप्लाई होता है 1 होता है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर इक्वली लाइकली आउटकम है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, 1/n आएगा। यानी कि आप बस सैंपल स्पेस के एलिमेंट काउंट कर लो
और उसके 1 के फॉर्म में लिख दो तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। घटना ए या बी की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, ये डिस्कस कर चुका हूँ। और का मीन्स क्या होता है, यूनियन। ओके, तो यहाँ यूनियन निकालना बता रखा है आपको, नथिंग स्पेशल। फिर है ए नहीं, ए नहीं का मतलब होता है ए डैश, यानी कि नोट ए। और ए डैश कैसे निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं एस में से ए माइनस करके। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के केस में क्या करोगे, अ, आप जैसे पी ए डैश निकालना है तो आप अलग अलग सबकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। जो डैश, पहले आप ए डैश बना लो आराम से, और ए डैश जब बन जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो। बाकी क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा क्लियर होएगा। यहाँ पे आपको बता रखा है इसमें पी ए डैश कैसे निकालते हैं, 1 में से पी ए माइनस करके। 1 क्या होती है, 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसको कह सकते हैं सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, जो कि 1 होती है, और उसको पी ए में से माइनस करना है। और जो चैप्टर फर्स्ट किया था उसमें हमारे पास ए डैश क्या था, वो था यूनिवर्सल माइनस ए। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है तो यूनिवर्सल की जगह आ जाएगा श्योर प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा पी ए। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से एक कार्ड हमें बाहर निकालना है। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, ऑब्वियसली जो कार्ड निकालते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, 1/52, 1/52, 1/52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। अब डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। ओके, तो डायमंड टोटल कितने होते हैं, डायमंड होते हैं 13, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो ये बन जाएगा 13/52। बट इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 16.1 में हमने सीखा था एस निकालना, 16.2 में अपनों ने सीखा था ई निकालना, और 16.3 में हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। मैं खाली प्रोब लिख रहा हूँ। तो आपको पहले एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि एस क्या है, फिर आपको एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि ई क्या है, फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो अगर पॉसिबल हो तो एस बना लेना। वैसे इसका एस नहीं बनेगा क्योंकि कार्ड्स 52 होते हैं और सबका डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। बस आप इतना बता दो कि एन एस यहाँ पे कितना है, 52 है। इसके बाद ई, ई होता है इवेंट। इवेंट वो आप वैसे तो ई से नोट करते हैं इसको, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी लेटर ले सकते हो, जो भी लेटर लोगे कैपिटल लेना है। और मैं जो लेटर लेता हूँ हमेशा ऐसा लेता हूँ जो मैच करता है क्वेश्चन से। मैं अगर होता तो यहाँ पे डी लेता, डी फॉर डायमंड, बट कोई नहीं, आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने ए लिया। तो अब आता है पी ए। पी ए का फॉर्मूला होता है एन ई ओवर एन एस। एन ई कितना है, 13 है, क्योंकि डायमंड कितने होते हैं 13, और एन एस कितना है 52, ये आ जाएगा 1/4। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका।
नॉट एन एस। तो अब नॉट एन एस है तो आप क्या करोगे, पहले इस एस को मान लो ए। आप ए में देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं, एस में होते हैं 4, क्योंकि टोटल 4 कार्ड होते हैं इसके। तो एन ए की वैल्यू कितनी होती है 4, और एन एस कितना है यहाँ पे 52। अब आप पहले ना ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो कितनी आ जाएगी 4/52, यानी कि 1/13। इसके बाद आप निकालो प्रोबेबिलिटी नॉट ए की, जिसको कहते हैं ए डैश, और उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था 1 - पी ए। तो यहाँ पे इसने कर रखा है कैलकुलेशन 1 - 1/13, दैट इज 12/13। इस तरीके से अब ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं, और आंसर क्या आ जाएगा 26/52। इसके बाद है नोट अ डायमंड। डायमंड आप लोगों ने कितने निकाले थे 13/52, यानी कि 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। नॉट अ ब्लैक कार्ड अपने कितने निकाले थे 26/52, यानी कि 1/2। तो नॉट ए ब्लैक कार्ड के कितने हो जाएंगे, वो 1 - 1/2 होते हैं। और या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ब्लैक कार्ड नहीं है तो रेड कार्ड होएगा, और रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52, दैट इज 1/2। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। A bag contains 9 discs, of which 4 are red। देखो ऐसा कोई बॉक्स का क्वेश्चन आ जाए तो बॉक्स बना लिया करो, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। मैं यहाँ बना रहा हूँ। 4 तो है रेड, 3 है ब्लू, ब्लू कलर ले लेते हैं कोई नहीं, और 2 है येलो। आई होप आपको दिख रहा होगा। इसके बाद वो कह रहा है अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क एंड 4, ये मैंने आपको बता दिया। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि अगर कोई बिना देखे बॉल निकाले तो उसको सब एक जैसे फील हो। अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ड्रॉन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने डिस्क बाहर निकाली है, एक निकाली है बाहर। ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड, येलो, ब्लू, नॉट ब्लू, इधर रेड और ब्लू। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले टोटल देख लेते हैं कितनी बॉल है। टोटल कितनी है 9। ओके, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, वो बनेगी 4/9। येलो की कितनी बनेगी 2/9। ब्लू की कितनी बनेगी 3/9। नोट ब्लू की कितनी बनेगी, अब नोट ब्लू में आप पहले ब्लू निकालो 3/9, जिसको कहते हैं 1/3, और नोट ब्लू में क्या आ जाएगा 1 - 1/3। और इधर रेड और येलो, अब और का मीन्स क्या होता है यूनियन, यानी कि आपको रेड भी देखनी है और येलो भी देखनी है, कंबाइंड देखनी है। तो ये कंबाइंड कितना हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6/9।
बट आप एग्जामिनर को बताओगे कि यहाँ पे ए बी सी आपने क्या लिए हैं। मैं होता तो यहाँ पे सिंबल आर लेता, वाई लेता और बी लेता, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाता। ओके, तो ये इसने कर रखे हैं। टू स्टूडेंट अनिल एंड अशीमा अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। दोनों ने एग्जाम दिया कोई, और एग्जाम दिया था। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05। अनिल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05 है। दैट अशीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10, 0.10। The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that both Anil and Ashima will not qualify the examination. ओके, तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया ना तो अनिल करेगा। अनिल के लिए मैं एन ले लेता हूँ, एन, एन से ध्यान रखना अनिल। और साथ में अशीमा भी नहीं कर पाएगी। अशीमा के लिए मैं ले लेता हूँ एम। अब अनिल एंड अशीमा दोनों ने क्वालिफाई नहीं किया, तो इस मीन ये हो गया, एक डी मॉर्गन लॉ होता है, वो आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब डबल डैश हो आप उसका सिंगल डैश बना सकते हो, बट ऑपरेशन चेंज होता है। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है, और यूनियन होता तो इंटरसेक्शन हो जाता। अब यहाँ पे डैश है, उसका मीन्स क्या हो गया? उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस विदाउट डैश। अब क्वेश्चन में कुल मिला के एन यूनियन एम निकालना है आपको, तो उसका कोई तरीका ढूंढते हैं अपने। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी ए यूनियन बी का वो होता है पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास क्वेश्चन में पी ए की जगह आ जाएगा पी एन, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। यानी अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? वो दे रखी थी 0.05। पी बी की जगह आ जाएगा पी एम, यानी अशीमा। अशीमा के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी आपको? 0.10। और दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी थी 0.02। तो इस फॉर्मूले से इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। और उस आंसर को 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास ए पार्ट का आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी इसने वैसे ही कर रखा है, पहले डी मॉर्गन लॉ लगाया, फिर यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया, फिर 1 माइनस विदाउट यूनियन विदाउट डैश, 1 माइनस विदाउट डैश से आंसर निकाला है। ओके, अब देखते हैं बी पार्ट। एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू।
और 1, यानी कि 1 के इक्वल भी पास नहीं होना चाहिए और 1 से ज़्यादा भी पास नहीं होने चाहिए। पहले देखते हैं 1 के इक्वल पास नहीं हो रहे, 1 के इक्वल पास नहीं हो रहे यानी कि कोई पास नहीं हो रहा। ओके, तो इसका आंसर अपने निकाला था कितना, ए पार्ट में 0.87। अब 1 से ग्रेटर, मतलब कि 1 भी पास, अगर 1 पास ना हो, थोड़ा मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसको केयरफुली रीड करते हैं और डायग्राम बना के समझते हैं। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओके, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये जो सर्कल है ये सपोज कर लेते हैं अनिल के लिए, जिसका सिंबल एन लिया था, और ये सर्कल सपोज कर लेते हैं अमीशा के लिए, जिसका सिंबल मैंने एम लिया था। अनिल की प्रोबेबिलिटी पास होने की थी 0.05, अमीशा की थी 0.1 और दोनों की थी 0.02। अब वापस से रीड करते हैं क्वेश्चन। At least one of them will not qualify the examination, यानी कि कम से कम एक ऐसा हो जो इसने एग्जाम पास नहीं किया। ओके, जो एग्जाम पास नहीं करेगा। तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या ये वो एरिया है जहाँ पे कम से कम कोई एक है जो एग्जाम पास नहीं कर रहा। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी एग्जाम पास नहीं कर रहा। ओके, सारे के सारे नोट क्वालिफाई वाला एरिया है। ओके, यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बताया तो यहाँ पे नन है, कोई भी एग्जाम पास नहीं कर रहा। यहाँ पे 1 स्टूडेंट एग्जाम पास कर रहा है, यहाँ पे भी 1 स्टूडेंट एग्जाम पास कर रहा है, और यहाँ पे दोनों के दोनों कर रहे हैं, बोथ। बोथ, यहाँ पे भी 1 है। ओके, यहाँ पे कोई भी एग्जाम पास नहीं कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक जना स्टूडेंट एग्जाम पास कर रहा है, और इस एरिया में दोनों पास कर रहे हैं। ओके, तो वापस देखते हैं। अब अपने क्वेश्चन करेंगे अपने आप से। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। ओके, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है 1 जो एग्ज़ाम पास नहीं कर रहा। बिल्कुल है, यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम, यहाँ पे ऐसे है स्टूडेंट जो एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे। ओके, कम से कम एक तो मिल गया। क्या यहाँ पे कम से कम कोई एक ऐसा है जो एग्ज़ाम पास नहीं कर रहा। बिल्कुल है, एक एग्ज़ाम पास कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा, यानी कि ये एरिया भी आएगा। क्या यहाँ पे कोई ऐसा एरिया है जिसमें कम से कम एक एग्ज़ाम पास नहीं कर रहा। बिल्कुल है, एक लड़की कर रही है तो दूसरा नहीं कर रहा होगा, ये भी है। क्या कम से कम एक यहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या यहाँ पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कम से कम कोई एक स्टूडेंट एग्ज़ाम पास नहीं कर रहा। नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों के दोनों ही पास कर रहे हैं, और इस एरिया में ऐसा कोई नहीं है जो मतलब कि एग्ज़ाम पास नहीं कर रहा, दोनों के दोनों कर रहे हैं, तो ये नहीं ले सकते हम। तो अब पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है। इतना सारा एरिया कैलकुलेट करने से अच्छा है कि 1 में से ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं। तो इसने कर रखा है, मैं आपको यही समझा देता हूँ। तो इसने क्या किया, इंटरसेक्शन वाला एरिया 1 में से माइनस कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। ओनली वन, ओनली वन का मतलब ये हो गया कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी कि मैं इसको शेड करके बताता हूँ। एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ओके। बीच वाला नहीं, ये वन वाला है और ये वन वाला है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? आपने सारा यूनियन तो निकाल ही रखा है, कितना आया था आपका यूनियन? यूनियन की वैल्यू अपने निकाली थी, ये रही 0.13। अब यूनियन में से आप ये 0.02 माइनस कर दो, ये रहा, ये इतना पार्ट तो यूनियन हो गया और इसमें से 0.02 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.11। ये सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A committee of two persons is selected from two men and two women. What is the probability that the committee will have no man, one man and two men? तो बेसिकली ये क्वेश्चन चैप्टर 7 से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, क्योंकि तो सैम्पल स्पेस जब बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमें जब कुछ चूज़ करना होता है जिसमें डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन और वीमेन चूज़ करने हैं और उसमें ये नहीं कि जो कोई मर्जी कहाँ मर्जी खड़ा हो सकता है, हम इनको सजाना नहीं है, तो हम लेते हैं कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संचय। तो यहाँ पर क्या है, टोटल कितने हैं? 4 है। इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये होता है NCR। एन और आर का वही मतलब है जो आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। एन होता है अवेलेबल, आर होता है टू सिलेक्ट या टू चूज। तो कितने अवेलेबल है हमारे पास? 2 मैन है, 2 वीमेन है, यानी कि हमारे पास 4 पर्सन अवेलेबल है। चूज कितने करने हैं? चूज हमें करना है सिर्फ 2 पर्सन। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। अब ए पार्ट में क्या कर रहा है? नो मैन। नो मैन का मतलब ये हो जाएगा कि टोटल मैन कितने थे? 2। लेने कितने हैं? 0। और टोटल वीमेन कितनी थी? 2। और लेनी कितनी है? 2 की 2, क्योंकि टोटल तो 2 लेने ही पड़ेंगे आपको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होएगा, ओके। टोटल मैन 2 है, लेने 0 है, बाकी बचे 2 किस में से लोगे? वीमेन में से लोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली 2C2, क्योंकि 2C0 की वैल्यू 1 होती है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मैन, टोटल मैन कितने हैं? 2। लेने कितने हैं? 1। और बाकी बचे 1 पर्सन और लेना है अपने को, वो किस में से लेना पड़ेगा? वी मैन में से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2C1। तो इसका आंसर आ जाएगा 2C1 इसी तरीके से टू मैन के लिए आप क्या लोगे? 2C2 इंटू 2C0। अब ये 2C1 2C2 2C3 कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको समझाया तो थोड़ा सा। मान लो हमें कैलकुलेट करना है 7C2। सिंपल तरीका है इसका, 7 को 2 बार कम कर दो और इस 2 को भी 2 बार कम करना है, यानी कि 1 तक पहुंचाना है, ओके। तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 7 जा 21, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं फटाफट। 4C2 का मतलब हो गया 4 को 2 बार कम करना है और 2 को भी 2 बार कम करना है। 2C2 का मतलब हो गया कि 2 को 2 बार कम करना है और नीचे वाले 2 को भी 2 बार कम करना है। तो ये ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 होता है। तो अ, ये आ जाएगा 1/6, ओके।
ये मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 2C2 का मतलब हो गया 2 को 2, सॉरी यहाँ 1 आना था क्योंकि कम कर रहे हैं। ओके, तो ये 12 है और ये 2 है, तो कैंसिल होके 1/6 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन है और यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू।